मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस, यानी हमारे पास कोई आयनिक सॉल्यूशन है या कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हमें कंडक्टेंस फाइंड करना है। देखिए इस टॉपिक में आपको किसी आयनिक सॉल्यूशन या किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस फाइंड करना है, यानी जी। और हमने पढ़ा है कि जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, पढ़ा है ना? यस सर। इज इक्वल टू 1/r। अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मान लो NaCl का सॉल्यूशन है या किसी और इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, और उसका हमें कंडक्टेंस फाइंड करना है जी, तो क्यों ना हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। yes, और sir. अगर हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल करके हम उसका कंडक्टेंस फाइंड कर लेंगे। क्लियर? yes, sir. तो प्रॉब्लम यानी मेन हमारे है कि हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर हमारे पास कोई अननोन रेजिस्टेंस है, मेटालिक वायर की भी बात करते हैं फिजिक्स में जो पढ़ा है, किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं फिजिक्स में मेटालिक वायर के लिए? सर पोटेंशियल सेंड करके या करंट मेजर करके। व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना है आपने? यस यस सर। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज क्या करते हैं हम लोग? यही तो एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज का। किसी यस अननोन रेजिस्टेंस को हमें फाइंड करना है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं कि उसकी 4 साइड्स होती हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की, तो 3 साइड्स में हम कोई नॉन रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं, और चौथी साइड में हम लोग उसके क्या यूज कर लेते हैं, जिस रेजिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। उसके बाद क्या करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करते हैं, यही तो करते हैं। यस सर। जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, बैलेंस कब होता है, कैसे मालूम चलता है व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है? सर, जब वो दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, मतलब R1/R2 R3/R4 के हमें बराबर कैसे आ मालूम जाएगा। चलेगा कि वो बराबर हो चुका है? सर, वो जब बीच में एक वायर कनेक्ट करेंगे तो वहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यस, तो ये बोलो कि उस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन व्हीट स्टोन ब्रिज में जो हम कनेक्ट करेंगे, उसका डिफ्लेक्शन जब 0 हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। ठीक है? और जब वो बैलेंस्ड हो जाएगा तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए रूल ये कहता है कि एडजेसेंट साइड्स के रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है आपस में, यही पढ़ा है ना? तो सेम यही कहानी क्यों ना हम केमिस्ट्री के लिए यूज कर ले, यानी हमें किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, किसी आयनिक सॉल्यूशन के लिए अगर हमें उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज कर लें लाइक दिस। वही कहानी यहाँ भी कर लें। यहाँ पर क्या किया हमने, देखो R1, R3 एंड R4 ये हमारे नोन रेजिस्टेंस हैं, ये 3 रेजिस्टेंस हमारे अपने नोन रेजिस्टेंसेस हैं। चौथा जो हमारे पास रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो चौथी साइड में उसके फोर्थ आर्म में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, कंडक्टिविटी सेल। और यहाँ P डिटेक्टर यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नोट कर लिया। जब ये बैलेंस है तो हमने कह दिया कि R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा कि हमारे अननोन रेजिस्टेंस का या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस की वैल्यू में मिल जाएगी। ठीक है? तो केमिस्ट्री में हमारे पास कोई अगर बस डिफरेंस क्या है, फिजिक्स में जो अननोन रेजिस्टेंस है वो मेटालिक वायर है, और यहाँ पर जो अननोन रेजिस्टेंस है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक आयनिक सॉल्यूट का सॉल्यूशन है। यही तो अंतर है खाली। तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का भी रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो तरीका वही है कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, जिसका रेजिस्टेंस हमें बताना है, उसको एक व्हीट स्टोन ब्रिज में कनेक्ट करिए एक आर्म में, और व्हीट स्टोन ब्रिज के अदर 3 रेजिस्टेंसेस को आप मैनेज करिए, चेंज करके देखते जाइए, और जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 लगा दीजिए। ठीक है? प्रॉब्लम किसी को? किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक, प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है?
ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि अरे इसमें करना क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज लगाना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट करना है। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम हमारे लिए आती हैं। फिजिक्स की जगह जब आप केमिस्ट्री में व्हीट स्टोन ब्रिज को यूज करते हैं तो दो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। पहला, फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन वी फेस टू प्रॉब्लम्स। दो प्रॉब्लम हमारे पास आएंगी। पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर आपको याद हो फिजिक्स में, तो आप बैटरी का यूज करते हैं, ठीक है, बैटरी मतलब डीसी करंट। तो जब हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डीसी करंट हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। डीसी करंट प्रॉब्लम क्यों करेगा मैं बताता हूं। डीसी करंट का सोर्स हम यूज करते हैं, फिजिक्स में आप कर सकते हो मेटालिक वायर के रेजिस्टेंस के लिए, केमिस्ट्री में करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी जरा समझिए। प्रॉब्लम ये होगी कि यहां पर मान लीजिए हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन NaCl का, जिसमें Na+ आयंस हैं एंड Cl-, और इसको हमने किसी व्हीट स्टोन ब्रिज के सर्किट में कनेक्ट कर दिया और उसमें डीसी करंट यूज किया है, बैटरी का करंट। डीसी करंट में क्या होता है कि ये जो प्लस माइनस पोल्स होते हैं ये परमानेंट होती हैं, ये फिक्स होती हैं। एसी में चेंज होता रहता है, तो डीसी में क्या, ये नेगेटिव पोल है तो ये इलेक्ट्रोड ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ये इलेक्ट्रोड ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा ही तो होगा, फिक्स चार्जेस होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब क्या होगा कि जो ये आयंस हैं, जैसे Na+ आयन है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। Na+ यहाँ पर अट्रैक्ट हुआ, लेकिन Na+ को यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना था, लेकिन हुआ क्या, Na+ जब अपोजिट इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे गया तो यहाँ पर जाकर इसने अपना चार्ज लूज कर दिया, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज था और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड ने इसको प्रोवाइड कर दिया, और सोडियम आयन जो था वो न्यूट्रल सोडियम एटम में चेंज हो गया, वहीं पर डिपॉजिट हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस में जैसा होता है। Cl- अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे पहुंचे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और इन्होंने अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन था Cl- का, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को डोनेट करके ये भी न्यूट्रल एटम में चेंज हो गया, क्लोरीन गैस में। हमने इनको, इन आयंस को रखा था इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। इनका काम क्या था कि ये आयंस इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में घूमते रहे, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ आए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करते रहे। ये इसलिए नहीं भेजा था कि Na+ परमानेंटली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चला जाए और Cl- परमानेंटली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चला जाए और वहां से रिटर्न ना आए, वापस ना आए। क्लियर, समझ में आई बात सत्यांश? यस। जब आप डीसी करंट यूज करते हो तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोड्स के चार्जेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड फिक्स हो गए। तो क्या होगा कि जब आयन अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, जाएगा तो आयन एक बार कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, लेकिन वहां जाकर उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाएगा, मतलब वो अपना चार्ज लूज कर जाएगा और वहीं पर रह जाएगा, वहीं डिपॉजिट हो जाएगा या वहीं पर गैसियस फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। जबकि कंडक्शन के लिए आयंस का मूवमेंट जरूरी है, न कि डिपोजिशन जरूरी है, ठीक है। ये पहली प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, ऑन पासिंग डायरेक्ट करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है, आप कह सकते हो कि दैट इज डीसी करंट क्या करेगा, डीसी करंट न्यूट्रलाइजेस द आयंस। आयंस जो आपके पास है उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, कैटायन है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एनायन है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल एटम में चेंज कर देगा। और आयंस ही नहीं रहेंगे तो कंडक्शन कहां से होगा, ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेटालिक वायर में तो आपको सीधा सीधा एक वायर मिलता है, वायर को कनेक्ट करना आसान है व्हीट स्टोन ब्रिज में। भाई आपके पास ये वायर है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया व्हीट स्टोन ब्रिज में। सॉल्यूशन के केस में तो ये मिला ना आपको, लिक्विड मिला, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इसको कनेक्ट कैसे करोगे, सॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। नहीं तो लिक्विड स्टेट है ना, लिक्विड स्टेट को किसी आर्म में आप कैसे कनेक्ट करेंगे, उसकी किसी साइड में। लिक्विड को कनेक्ट, तीन तो आपने सॉलिड कनेक्ट कर रखे हैं वायर, चौथा आपके पास लिक्विड स्टेट में है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उस लिक्विड को कैसे कनेक्ट करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज में। क्लियर? तो जरा देखिए, ये दो ड्रॉबैक्स हैं, हमें कैसे रिमूव करेंगे। पहला देखिए,
पहली प्रॉब्लम जो डिफिकल्टी थी उसको सॉल्व कर लेंगे, हमें एसी करंट का सोर्स यूज कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो फिजिक्स में आप व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं उसमें डीसी करंट का यूज करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करेंगे वो एसी करंट के सोर्स के साथ यूज करेंगे। इससे फायदा क्या होगा हमें, आपको पता है कि एसी करंट में साइकिल्स चेंज होती रहती हैं, है ना, बोलिए। जब आप एसी करंट यूज यस सर। करोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक। इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को देखकर ये कैटायन यहाँ पर आया, कैटायन यहाँ पर क्यों आया, इसको नेगेटिव चार्ज को देखकर यहाँ पर आया, इसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की। थोड़ी देर बाद एसी में क्योंकि साइकिल बदल गया तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो तो जाएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जैसे हुआ इसने इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर दिया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज परमानेंटली यहाँ पर डिपॉजिट नहीं हुआ, रिपल कर दिया। अब वो पॉजिटिव किधर आया, इधर आया, क्योंकि तब ये नेगेटिव हो चुका था। फिर इसने साइकिल बदल दिया तो ये पॉजिटिव आयन इधर आ गया, फिर पॉजिटिव आयन इधर चला गया। तो आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी आयन परमानेंटली किसी एक इलेक्ट्रोड पे फिक्स नहीं हो पाएगा या न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, डिकम्पोज या कह दो उसका डिपोजिशन या लिबरेशन नहीं होगा, वो आयन आयन के ही फॉर्म में रहेगा। बात समझ में आई क्यों, क्योंकि एसी करंट में साइकिल बदल रही है और इतनी तेजी से बदलता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे इलेक्ट्रोड का साइन बदलता रहेगा लगातार। और जब इलेक्ट्रोड का साइन लगातार बदलता रहेगा तो किसी भी आयन को वो डिपॉजिट या लिबरेट मतलब न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा बेसिकली, ठीक है। जबकि डीसी में क्या है, परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज, परमानेंटली नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड पे, तो वो जो आयंस उन पे पहुंचेंगे उनको वापस नहीं आने देंगे, वो वहीं पर उनको डिपॉजिट कर देंगे या न्यूट्रलाइज कर देंगे बेसिकली। तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गई अगर आप एसी करंट का सोर्स यूज करेंगे। तो फिजिक्स में ध्यान रखिएगा डीसी करंट के साथ व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेबल है, लेकिन केमिस्ट्री में यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए जब आप यूज करते हैं तो एसी पावर यूज करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास लिक्विड है तो हम लिक्विड को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हमने क्या किया, लिक्विड को नहीं कनेक्ट किया, हमने क्या किया, ऐसे कुछ सेल यूज कर लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसे हम कहते हैं। ऐसे कुछ सेल मार्केट में आते हैं, ये दो सेल हमने दिखा रखे हैं किसी भी शेप का। तो जिस लिक्विड का हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना, उस लिक्विड को इस सेल के अंदर फिट कर दिया हमने, इसके अंदर फिल कर दिया और इस सेल को कनेक्ट कर दिया। इस सेल के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, तो इस सेल को हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के आर्म में कनेक्ट कर दिया। या जैसे यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग वायर्स निकला हुआ है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो आप बनाएंगे उसकी किसी भी आर्म में आप इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे ले जाके। तो इनडायरेक्टली जो वो रेजिस्टेंस नोट करेगा वो रेजिस्टेंस बेसिकली यही का नोट करेगा वो, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि जो वो रेजिस्टेंस नोट कर रहा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का ही रेजिस्टेंस नोट कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो पहली प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी पहली डिफिकल्टी आप एसी पावर सोर्स का यूज करेंगे और दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कंडक्टिविटी सेल्स का यूज करेंगे। लिक्विड को सीधे उठा के लिक्विड को तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते, तो लिक्विड जैसे आपको कहीं पर जैसे एलपीजी है, आपको घर में एलपीजी मंगानी है तो आपको काम तो एलपीजी गैस है, लेकिन लाते तो सिलेंडर हो ना, क्योंकि एलपीजी कहीं हाथ में उठा के तो लाओगे नहीं, ठीक है। तो सिलेंडर क्या है, सिलेंडर तो कैरियर का काम है, एलपीजी लाने के लिए खाली यूज हो रहा है। फिर आपने गैस खत्म हो गया, एलपीजी सिलेंडर वापस कर दिया, आपको काम तो उसके अंदर की गैस है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रेजिस्टेंस तो नोट करना है किसी लिक्विड का, लेकिन लिक्विड को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको एक सेल में कनेक्ट किया और उस सेल की जो इलेक्ट्रोड्स थे उसको कनेक्ट कर दिया व्हीटस्टोन ब्रिज के आर्म में, ठीक है। कंडक्टिविटी सेल कहते हैं इसे। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सब आपको पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने फिजिक्स में पढ़ा है, बस बैलेंसिंग कर लेनी है, सारी कहानी इसमें पढ़ लीजिएगा। इसको आप बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करके आपके पास अननोन जो रेजिस्टेंस है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। अगर हमें बाकी तीन रेजिस्टेंस मालूम है और हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर लिया उस केस में, तब हमारा अननोन रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे R1 R4 अपन R3 करके। समझ में आया कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर ये बैलेंस है तो जो हमें R2 फाइंड करना है वो हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, क्योंकि R2 अपॉन R4 R1 अपॉन R3 के बराबर होगा इस समय, ठीक है। क्लियर? यस सर। और बाकी जब एक बार आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो फिर उसके बाद कापा, सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें बाकी निकाल लेंगे। तो मेन हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, क्योंकि फिजिक्स में तो हम पढ़ लेते हैं कि किसी मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे,
किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो सेम फिजिक्स में जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करेंगे। लेकिन क्या ध्यान रखना है, दो बातें। नंबर एक कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज में आप करंट का सोर्स यूज करेंगे, पावर का सोर्स, वो एसी करंट का सोर्स होगा, नंबर वन। नंबर टू, आप एक कंडक्टिविटी सेल का यूज करेंगे, उस सेल में उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को फिल कर देंगे जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और उस सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट करंट इन मेजरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस नोट करते समय आप एसी करंट का यूज क्यों करते हैं इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट करंट? बोलो। Sir, because direct current changes the composition of the solution. हाँ, तो कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे चेंज करेगा? ये तो एक बुकिश लैंग्वेज हो गई। सर उसमें दोनों साइड जो है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव परमानेंट इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। When the cations and anions move towards opposite electrodes where they get discharged. Clear? Next, out of HCl and NaCl, which do you expect will have greater value of delta m naught? ये मोलर कंडक्टेंस है, एंड why? ये पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं हम आपसे। बोलिए। हमारे पास एक HCl का सॉल्यूशन है और एक NaCl का सॉल्यूशन है, तो कंडक्टेंस HCl का ज्यादा क्यों है? So because H plus ion is smaller than Na plus ion. Yes. क्या पहले ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर चुके हम? Yes sir. जहाँ पर हमने कंडक्टेंस के लिए फैक्टर्स पढ़े थे, वहां पर ये सारे फैक्टर्स थे ना, साइज ऑफ आयन। Yes sir. तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दोनों में एनायन कॉमन है, लेकिन कैटायन H प्लस स्मॉल आयन है। Yes sir. तो HCl का कंडक्टेंस NaCl से इसलिए बेटर होगा क्योंकि HCl में एक स्मॉल H प्लस आयन है। स्मॉल आयन होगा तो ऑब्वियसली उसका मूवमेंट फास्ट होगा। Yes sir. Yes sir. क्या लिखेंगे इसमें अनन्या? So out of HCl and NaCl, HCl will be expected to have a greater value for molar conductance due to the smaller size of H plus ion, which enables it to move faster. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। क्या क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं? अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करें, जैसे अभी हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, धीरे धीरे हम इसमें वाटर मिलाते जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाएगा। यानी इनडायरेक्टली आप ये कह दो कि जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसको आप डाइल्यूट करते जा रहे हैं, इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं। एक ही बात, या तो हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, या कह दो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C मोलैरिटी हम रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इस प्रोसेस का, डाइल्यूशन प्रोसेस का क्या इफेक्ट होगा उसके कंडक्टेंस पे, G पे, उसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे यानी कापा पे, उसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे डेल्टा EQ पे, और उसके मोलर कंडक्टेंस पे डेल्टा M पे। इन चारों चीजों का वेरिएशन हमें देखना है। इन चारों का क्या वेरिएशन होगा इसमें, इन चारों चीजों में, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना शुरू कर दें, उसमें सॉल्वेंट मिलाना शुरू कर दें,
या कह लो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना शुरू कर दें, तो उसका इफेक्ट इन चारों पे क्या आएगा। क्लियर हो गया? क्या हम पढ़ने जाने पहले ये क्लियर हुआ? यस सर। पहले ये तो मालूम हो कि हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए इस डिस्कशन को हम दो पार्ट में करेंगे। पहला ये वेरिएशन हम करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, और दूसरा ये वेरिएशन हम डिस्कस करेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बनाया है, लाइक NaCl, HCl, H2SO4, HNO3, ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के, इन पे क्या इफेक्ट होगा डाइल्यूशन का। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों के लिए देखिए ट्रेंड एक ही होता है, दोनों में वेरिएशन का ट्रेंड सिमिलर होता है, रीजन में फर्क होता है, तो इसलिए हम अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा पहले हम आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है? सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है और वीक ज्यादा क्या? 1 इलेक्ट्रोलाइट्स होता बहुत है, कम होता ऑलमोस्ट 100%। है। यस ऑलमोस्ट। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि जितना भी आप सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, लगभग पूरा सॉल्यूट अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि एक लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही अपने आयंस में डिसोशिएट होता है, बाकी अनडिसोशिएटेड रहता है ना। यस सर। ये जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से है? आयंस की वजह से। आयंस। गुड। अब जरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, आप खुद समझ जाएंगे ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि जब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार किया तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो जितना भी आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया था वो सारा का सारा सॉल्यूट अपने आयंस में ब्रेक हो चुका है, यानी आपके पास आयंस की कोई कमी नहीं है, आयंस कंप्लीट मिल चुके हैं आपको। आपने अगर 500 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए थे तो 500 के 500 मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में डिसोशिएट हो चुके हैं और आपको एक लार्ज नंबर ऑफ आयंस मिल चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब आपने कॉन्सेंट्रेशन हाई रखा है या कह लो जब आपने डाइल्यूशन कम रखा है, आपने इतना ही वॉल्यूम रखा है, तो वो जो आयंस है वो एक स्मॉल वॉल्यूम है, उतने ही आयंस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर है। जब वो स्मॉल वॉल्यूम के अंदर है तो पास पास होंगे, वो क्लोज होंगे, क्लोज होंगे तो उनके बीच में इंटर आयनिक फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है, आयंस क्लोज हैं और उनके बीच में इंटर आयनिक फोर्सेस लग रहे हैं जो बहुत स्ट्रांग फोर्सेस हैं, और वो इंटर आयनिक फोर्सेस आयंस को मूव नहीं करने दे रहे हैं। तो आयंस अवेलेबल तो हैं लेकिन मूवमेंट उनका नहीं हो पा रहा है स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेस की वजह से। और वो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेस क्यों लग रहा है? क्योंकि इंटर आयनिक डिस्टेंसेस बहुत कम है वॉल्यूम कम होने की वजह से। जब आप इसे डाइल्यूट करोगे तो क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, मान लो आप डाइल्यूट करके यहाँ पे ले आते हो, अब देखिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% वो पहले ही डिसोशिएट हो चुका था, तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़े नहीं, पहले भी वो 100%। स्ट्रॉन्ग का फीचर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कि वो हमेशा 100% डिसोशिएट होता है, चाहे जो भी कॉन्सेंट्रेशन रखिए, कम रखिए चाहे ज्यादा रखिए, पहले भी वो 100% डिसोशिएट ऑलरेडी हो चुका था। तो जितने आयंस उसको प्रोड्यूस कर रहे थे आयंस उतने ही हैं, लेकिन उन आयंस को अब वॉल्यूम ज्यादा मिल गया है ना। यस सर। तो उनके बीच का इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ गया, और इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ा तो इंटरआयनिक फोर्स कम हो गया, यानी आयंस का मूवमेंट आसान हो गया है ना, कंजस्टेड नहीं है वो आयंस। और जब मूवमेंट आसान हो गया तो उन्होंने कंडक्टेंस उन्हीं की वजह से था, कंडक्टेंस बढ़ गया। ठीक। तो अब जरा बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? जितना हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर। अच्छा, जब ओवरऑल कंडक्टेंस बढ़ेगा तो पर मोल का शेयर भी तो बढ़ेगा उसमें। मोलर कंडक्टेंस इज व्हाट? कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल। यस सर। जब ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है तो पर मोल की वजह से भी कंडक्टेंस वो भी तो बढ़ेगा। यस सर। या पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस है वो भी इसका मतलब बढ़ गया है, वो भी बढ़ेगा। यस सर। तो ये तीनों चीजें कंडक्टेंस यानी जी, मोलर कंडक्टेंस डेल्टा एम एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस,
डेल्टा EQ, ये तीनों Delta. चीजें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज हो जाएंगी जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। ध्यान सुनिए, जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे या जब हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, यानी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली रिलेटेड है कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? Yes, sir. ये तो हुआ वेरिएशन। कोई अगर आपसे पूछे रीजन वाई, एक लाइन में क्या रीजन देंगे इन तीनों के बढ़ने के पीछे, रीजन क्या है? So due to increase in interionic distance and decrease in interionic forces. वेरी गुड, एकदम स्पेसिफिक आंसर है ये, कहीं भी इधर उधर न लेफ्ट न राइट, सीधा सा रीजन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जहां तक बात है तो उसमें कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इंक्रीज होने के पीछे सिर्फ एक कहानी है, एंड दैट इज इंटरआयनिक फोर्सेस, इंटरआयनिक डिस्टेंसेस, बस नथिंग। आयंस न घटे न बढ़े, क्योंकि पहले ही वो 100% डिसोशिएट हो चुका था। आपको अगर 5000 आयंस मिलने थे तो 5000 आयंस पहले ही मिल चुके थे, बस वो मूव नहीं कर पा रहे थे। इतना ज्यादा वॉल्यूम कम था कि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, क्राउडिंग बहुत ज्यादा थी, उनका मूवमेंट नहीं फ्री हो पा रहा था। वो मूवमेंट फ्री हो रहा है जैसे जैसे आप उसे डाइल्यूट करें। ठीक, जब हम डाइल्यूट करेंगे आयंस का मूवमेंट बढ़ रहा है क्योंकि इंटरआयनिक फोर्सेस कम हो रहे हैं। क्या ये इंटरआयनिक फोर्सेस घटते ही जाएगा, घटते ही जाएगा? कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जब ये इंटरआयनिक फोर्सेस ऑलमोस्ट निल हो जाएंगे? भाई आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो एक ऐसी भी तो सिचुएशन आएगी कि जब आयंस के बीच के फोर्सेस लगभग निल हो चुके हैं, आयंस फोर्स फ्री एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। Yes, sir. अब अगर हम डाइल्यूट करें तो क्या मोलर कंडक्टेंस ये सब बढ़ेगा? No, sir. नहीं बढ़ेगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है डाइल्यूशन के साथ और बढ़ता ही जाएगा। एक पर्टिकुलर कहीं पर तो उसको ब्रेक लगेगा। Yes, sir. समझिए, मोलर कंडक्टेंस बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा और उसके बाद नहीं बढ़ेगा। उस मैक्सिमम वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस की उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। उसको डेल्टा M0 या डेल्टा M इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। ठीक है? Yes, sir. लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या है? किसी भी आयन की एक मैक्सिमम कैपेसिटी तो होगी। भाई NaCl से आप कह दो कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करो, ठीक है, वो कर रहा है, डाइल्यूट कर रहे हो और करेगा कंडक्ट, और डाइल्यूट करोगे और अच्छा कंडक्ट करेगा, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी भी तो होगी। जब उसकी पूरी जान आप निकाल दोगे उसके बाद थोड़ी वो कंडक्ट करेगा। तो मैक्सिमम NaCl कितना कंडक्ट कर सकता है करंट, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, डेल्टा M0 या डेल्टा M इंफिनिटी। इसको हम क्या कहते हैं? इंफिनिटी इज व्हाट? इसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उस डाइल्यूशन को हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं जिसमें मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। इनफाइनाइट यहाँ मैथमेटिक्स वाला नहीं है कि आप इन्फिनिटी का वो मतलब नहीं, इन्फिनिटी का मतलब यहाँ से हमारा मतलब है जहां पर मोलर कंडक्टेंस में मैक्सिमम वैल्यू पाया जाएगा। प्लस 0 अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डाइल्यूशन जब इनफाइनाइट है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन उस समय 0। दोनों चीजें लिख सकते हो। अगर डेल्टा M0 लिखते हैं तो 0 स्टैंड्स फॉर 0 कॉन्सेंट्रेशन, एंड डेल्टा M इंफिनिटी लिखते हैं तो डेल्टा M इंफिनिटी में इंफिनिटी स्टैंड्स फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ट्रेंड है, कंडक्टेंस का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, इन तीनों का। ठीक है? Yes, sir. अभी हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिस्कस करेंगे।